हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। इसका मीनिंग और इसका प्रोसीजर क्या होता है कि अगर हम विद इन द कंट्री ट्रेड कर रहे हैं तो उसका क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इसको अटेम्प्ट किया हुआ है, जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन होम ट्रेड गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री। एक कंट्री के बीच में ही गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है। बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर रेजिडेंट्स ऑफ द सेम नेशन। जो बायर होता है वो भी कंट्री का रेजिडेंट है और जो सेलर है वो भी कंट्री का रेजिडेंट है। गुड्स में बी परचेज एंड सोल्ड डायरेक्टली और थ्रू मिडलमैन। गुड्स को आप डायरेक्टली भी खरीद सकते हो या कोई मिडलमैन के थ्रू भी खरीद या बेच सकते हो। द बायर एंड द सेलर सेटल द टर्म्स एंड कंडीशंस थ्रू म्यूचुअल नेगोशिएशंस। जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो आपस में नेगोशिएट करते हैं कि मुझे इतने में खरीदना है, मुझे इतने में बेचना है। तो म्यूचुअल नेगोशिएशंस में एक प्राइस तय होता है जिसमें वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेट टू क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, डिस्काउंट, डिलीवरी एंड पेमेंट। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो सेट किए जाते हैं कि किस क्वांटिटी में सामान देना है, किस क्वालिटी का सामान देना है, कितने प्राइस पे, कितना डिस्काउंट या किस हिसाब से डिलीवरी होगी, सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। गुड्स में भी सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। गुड्स को कैश पे भी सोल्ड किया जाता है और क्रेडिट पे भी, उधार पे भी सामान दे दिया जाता है। अब जो मेन टॉपिक आ जाता है वो इसमें है प्रोसीजर ऑफ होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। कि होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड जो विद इन द कंट्री ट्रेड हो रहा है उसका प्रोसीजर क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझना चाहिए। अ ट्रेड ट्रांजैक्शन इन होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप आ जाता है इंक्वायरी। इंक्वायरी करोगे तभी तो पता लगेगा कि क्या चीज़ जो है मिल रही है मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेलर रिसीव्स एन इंक्वायरी फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव बायर। बायर इंक्वायरी करता है कि भाई ये सामान है आपके पास। इन ऑर्डर टू गेट इंक्वायरीज अ सेलर ब्रिंग्स हिज गुड्स टू द नोटिस ऑफ बायर्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़। तो अगर इंक्वायरी मिलनी है सेलर को तो भाई बायर को कैसे पता लगेगा कि सेलर के पास वो सामान है। जो सेलर है वो उस बायर के नोटिस में लाएगा कि मैं ये चीज़ सामान बनाता हूँ। किस तरीके से नोटिस में लाएगा? मशहूरियाँ करके, एडवर्टीजमेंट करके, एडवर्टाइज़ करेगा अपने सामान को, सेल्समैन भेजेगा, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ करेगा, तभी तो बायर को पता लगेगा कि सेलर ये सामान बना रहा है। इंक्वायरीज में बी रिसीव्ड ऑन टेलीफोन्स और थ्रू पोस्ट और थ्रू अ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी इंक्वायरी आ सकती है, टेलीफोन के थ्रू भी आ सकती है, ईमेल के थ्रू भी आ सकती है या बाय पोस्ट भी आ सकती है। यूजुअली द प्रोस्पेक्टिव बायर मेक्स एन इंक्वायरी फ्रॉम मोर देन वन सेलर इन ऑर्डर टू बाय गुड्स ऑन अ मोस्ट फेवरेबल टर्म्स। ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि जो बायर्स होते हैं वो एक जगह इंक्वायरी नहीं करते, 10 जगह इंक्वायरी करते हैं ताकि उनको जब से सबसे सस्ते में और अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस में जहाँ से सामान मिल रहा है वहीं से खरीदें। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं आप अमेज़ॉन पे भी जाते हैं, आप फ्लिपकार्ट और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके चेक करते हैं कि सबसे सस्ता कहाँ पे है। एन इंक्वायरी इज़ अ रिक्वेस्ट विच an intending buyer sends to seller seeking the following information। इंक्वायरी क्या होती है? एक रिक्वेस्ट होती है जिसमें बायर सेलर को सेंड करता है कि भाई मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो, मैं खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको, बायर को, कि क्वालिटी कैसी है, साइज़ कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, क्वांटिटी कितनी मिलेगी एंड अदर स्पेसिफिकेशन जो भी वो गुड्स खरीद रहा है उसकी। प्राइस पर यूनिट क्या रहेगा, टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या रहेंगी, टर्म्स ऑफ पेमेंट्स क्या रहेंगी, डेट अप टू विच द ऑफर इज़ वैलिड। अगर कोई ऑफर है तो वो किस डेट तक वैलिड है, वो सारा कुछ इंक्वायरी में वो पूछेगा। द इंटेंडिंग बायर शुड मेंशन इन इंक्वायरी द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स टू बी परचेज्ड। जो भी उसने गुड्स खरीदना है उसकी पूरी की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन इंक्वायरी में होनी चाहिए। एंड इंक्वायरी शुड बी रिटन इन क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। अगर इंक्वायरी प्रिसाइज लैंग्वेज, क्लियर लैंग्वेज में लिखी होगी तो प्रोड्यूसर को पता लग पाएगा कि भाई इसको किस स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट चाहिए। हिंट्स फॉर ड्राफ्टिंग एन इंक्वायरी। एक अच्छी इंक्वायरी को ड्राफ्ट करने के लिए कुछ हिंट्स हैं, जैसे कि नंबर 1, स्टेट द आइटम्स यू इंटेंड टू बाय। जो आइटम्स आपने बाय करनी है उनको इंक्वायरी में लिखो। मेंशन द क्वांटिटी रिक्वायर्ड। मेंशन करो कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। आस्क फॉर प्राइस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट। पहले ही पूछ लो कि प्राइजेस क्या रहेंगे। कभी कभी आप पूछते नहीं हो प्राइजेस क्या रहेंगे, फिर आपको डबल रेट चार्ज होता है तो आप कहते हो ओहो ये तो बहुत महंगा हो गया। भाई पहले पूछना था ना उस चीज़ का प्राइस कितना है, और डिलीवरी के टर्म्स एंड कंडीशंस और पेमेंट किस तरीके से की जाएंगी। गिव रीजंस फॉर एनी कंसेशंस
you ask for, that is large order, cash payments, etc. if necessary. सेलर से पूछो कि अगर आप लार्ज ऑर्डर लेते हो तो आपको कितना डिस्काउंट देगा, वो कितनी कंसेशन देगा, कैश में पैसे देते हो तो कितनी कंसेशन देगा. रिक्वेस्ट फॉर प्राइस लिस्ट और कैटलॉग इफ़ नेसेसरी. आप रिक्वेस्ट करो कि मुझे प्राइजेस की लिस्ट दी जाए, कैटलॉग दिया जाए जिसमें अलग अलग प्राइजेस दिए हों कि अगर आप इतना क्वांटिटी खरीदते हो इतना प्राइस, अगर डिफरेंट कमोडिटीज़ खरीदते हो तो उसके क्या क्या प्राइस रहेंगे. जैसे आप कार खरीदने जाते हो तो सारे मॉडल्स के सामने प्राइस भी लिखे होते हैं ना. आस्क फॉर सैम्पल्स और डेमोन्स्ट्रेशन वेन एवर नेसेसरी. तो आपको सैम्पल्स लेने चाहिए. अगर आपको लार्ज क्वांटिटी खरीदनी है, इकट्ठी लार्ज क्वांटिटी मत खरीदो, सैम्पल्स के लिए बोलो उनको और डेमो देने के लिए बोलो. अवॉइड अपॉलॉजीज, दैट इज़ वी बैग यू टू सेंड. तो आप अपॉलॉजी मत करो, आप तो खरीदार हो, बायर क्यों करेगा अपॉलॉजी, ठीक है. तो ऐसे मत करो, वी बैग यू टू सेंड द मनी और हमें प्लीज़ ये चीज़ दे दो, ठीक है ना. आपको बैगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपना सामान बेचना है. नेक्स्ट आ जाता है अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स एंड रेपिटिशंस. एक ही बात को बार बार इंक्वायरी में मत लिखो और बेसिकली अननेसेसरी डिटेल्स को आप अपनी इंक्वायरी में डिस्कस ही मत करो, ठीक है. नेक्स्ट, एक तो इंक्वायरी आ गई, दूसरा आ जाता है कोटेशंस. इन रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरी मेड बाय द बायर द सेलर सेंड्स कोटेशन कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट. सेलर क्या करेगा, कोटेशन तैयार करेगा कि ये माल मेरे पास इस रेट पे पड़ा है, अगर आपने इतनी क्वांटिटी खरीदनी है तो इतने का है, ठीक है. A quotation is a written reply to an inquiry. जो आपने इंक्वायरी भेजी है सेलर को, उसका जो रिप्लाई होगा उसे कोटेशन कहते हैं, रिटन रिप्लाई, ठीक है. इट इज सेंट बाय अ सेलर टू एन intending buyer. A quotation is an offer made by the seller to sell certain goods at stated price and under the specified terms and condition. तो कोटेशन में ये लिखा होता है कि सेलर कहता है कि मैं इतना इतना माल इतनी इतनी क्वालिटी का क्वांटिटी का मैं इतने रेट पे बेचने को तैयार हूँ. द ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट ऑफ कोटेशन इज टू कन्वर्ट इंक्वायरीज इनटू ऑर्डर्स. तो मेन मकसद क्या होता है, कोटेशन देने का मेन मकसद ही यही है कि बायर जो है, जो अपनी इंक्वायरी कर रहा है उसको डिमांड में कन्वर्ट किया जा सके, उसे ऑर्डर में कन्वर्ट किया जा सके. अ कोटेशन यूजुअली कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. कौन कौन सी, कि इस क्वालिटी का सामान मिलेगा, इस साइज़ एंड डिज़ाइन का सामान मिलेगा, अदर स्पेसिफिकेशंस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, क्वांटिटी ऑफ जो गुड्स हैं वो कैसी रहेंगी, कितनी रहेंगी, प्राइस पर यूनिट क्या रहेगा, टर्म्स एंड मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी, टर्म्स एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेंगी, डेट अप टू विच द ऑफर इज़ वैलिड. ये सारी बातें जो उन्होंने पूछी हैं वो बताई जाएंगी कोटेशन के अंदर, ठीक है. इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कोटेशन दैट द बायर विल प्लेस हिज और हर ऑर्डर. तो बायर है वो अपना ऑर्डर देता है या नहीं देता, वो इस कोटेशन के ऊपर बेस्ड रहता है. इसी कोटेशन, अगर अच्छी कोटेशन मिल गई तो वो ख़रीद लेगा. देयरफॉर कोटेशन शुड बी ड्राफ्टेड वेरी केयरफुली एंड कोटियसली. अच्छे तरीके से बनानी ज़रूरी है, तभी तो वो देख के काफ़ी प्रभावित या असरदार रहेगी, तभी तो वो ख़रीद पाएगा ना. इट शुड कंटेन फुल इंफॉर्मेशन इन प्रिसाइज लैंग्वेज. सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में, प्रिसाइज लैंग्वेज में दी होनी चाहिए. अ गुड कोटेशन शुड बी अट्रैक्टिव एंड फोर्सफुल सो दैट इट मे लीड टू ऑर्डर. एक अच्छी कोटेशन वही मानी जाती है जो देखने में अट्रैक्टिव होगी और फोर्स करे जो बायर को कि भाई तुम सामान खरीद ही लो. Quotations are generally prepared in triplicate with proper reference on to the inquiry. जो quotations हैं वो triplicate 3 कॉपीज़ होती हैं उनकी. तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि 3-3 इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो मतलब प्रॉपर रेफरेंस रहे, उनके पास भी कॉपी रहे, ताकि फ़र्दर अगर उन्होंने किसी को देना है या फिर फर्दर उन्होंने फिर से कोटेशन बनानी है तो जो पुरानी कोटेशन है वही की वही ना दी जाए, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके दिया जाए. One copy is sent to the prospective buyer. Second copy is sent to the traveling salesman of that territory for follow-up, and the third copy is filed for future references. तो first copy तो वो जो है बायर जो है उसको दे देते हैं, दूसरा वो अपने पास खुद के पास रख लेते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि इन्होंने हमारे से कितना माल कैसे ख़रीदा था, और तीसरा जिसके हाथ वो सामान भेजेंगे उसके हाथ भी तो भेजेंगे ना कि ये सामान जा रहा है ऐसे ऐसे. थर्ड आ जाता है catalog and price list. Very important. In case the intending buyer requests for additional information, अगर buyer ने कहा मुझे और additional information चाहिए, the seller may send a catalog to him. Seller जो है वो उनको buyer को catalog send कर देगा. A catalog is a printed handbook. ये एक printed handbook होती है. It is prepared by the seller to inform the prospective customer about the goods available for sales,
देयर प्राइजेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कैटलॉग में लिखा होता है कि कौन कौन से गुड्स अवेलेबल हैं और उनका प्राइजेस क्या है, और बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कैटलॉग में मेंशन्ड होती हैं। अ कैटलॉग कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, प्राइस, कोड नंबर एटसेट्रा ऑफ गुड्स, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, टर्म्स ऑफ पेमेंट्स एटसेट्रा। तो मतलब कैटलॉग में सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो बायर को चाहिए। द इंफॉर्मेशन गिवन इन द कैटलॉग एनेबल्स द prospective buyer to place orders। तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसी बेस पे ये कह सकता है कि मुझे ख़रीदना है सामान या नहीं ख़रीदना। जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी कैटलॉग में मिल जाती है। इन अ कैटलॉग द कोड नंबर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गिवन टू फैसिलिटेट ईजी आइडेंटिफिकेशन। उसमें प्रोडक्ट्स के कोड नंबर्स भी दिए होते हैं ताकि वो ईजिली आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से कोड क्या प्रोडक्ट खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना। कलर्ड पिक्चर्स होती हैं। कलर्ड पिक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट में ऑल्सो भी गिवन टू इंक्रीज द सेल्स अपील। अच्छी अच्छी फ़ोटो खींच के लगाई होती हैं कैटलॉग में कि वो ख़रीदेगा, ताकि बायर को इन्फ्लुएंस किया जा सके। नॉर्मली एन ऑर्डर फॉर्म इज़ एनक्लोज्ड टू एनेबल बायर्स टू प्लेस ऑर्डर्स ईजिली एंड प्रॉम्प्टली। कैटलॉग में एक फॉर्म भी होता है ताकि वो ईजिली उस फॉर्म को भर के ऑर्डर अपना प्लेस कर सके। द प्राइजेज ऑफ गुड्स कीप ऑन चेंजिंग। जो प्राइसेस हैं लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं। देयरफॉर प्राइस लिस्ट्स आर प्रिपेयर्ड टू सप्लीमेंट कैटलॉग्स। तो प्राइस लिस्ट साथ में भेजी जाती है ताकि कैटलॉग तो आपने किताब तो एक बार छाप दी ना, मगर प्राइजेस तो लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो प्राइस लिस्ट भी साथ में सेंड कर देते हैं ताकि उस टाइम का एग्जैक्ट प्राइस क्या है वो बायर को बताया जा सके। द प्राइस स्टेटेड इन द प्राइस लिस्ट इज़ नोन एज लिस्ट प्राइस। तो जो भी प्राइस लिस्ट के अंदर जो प्राइस बताया गया होता है उसे हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। फिर उसके बाद कैटलॉग के बाद आ जाता है ऑर्डर। आफ्टर रिसीविंग कोटेशंस फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स द बायर स्क्रूटनाइजेस ऑल ऑफ देम एंड सिलेक्ट्स मोस्ट फेवरेबल सप्लायर। उसने जो बायर है उसने तो 10 जगह पे अपनी इंक्वायरी दी हुई है। वहाँ से जब बायर को जो कोटेशंस आ जाती हैं तो बायर देखता है कि भाई मेरे को सबसे अच्छी ऑफ़र कहाँ से मिल रही है, सबसे सही मेरे लिए कहाँ पे रहेगा, सबसे सस्ता और किफ़ायती सामान कहाँ पे मिलेगा। वो एक सेलर को चूज़ कर लेता है। देन द बायर सेंड्स एन ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। ऑर्डर दे देता है कि भाई मुझे ये सामान खरीदना है इतना। एन ऑर्डर इज़ फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द बायर ऑफ द ऑफर मेड बाय द सेलर इन हिज कोटेशंस। बायर बेसिकली क्या कहता है, एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस कर लेता है कि सेलर ने ये कोटेशन दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि भाई मुझे इतना माल चाहिए और इस प्राइस पे चाहिए। एन ऑर्डर इज सेंट by buyer after he is satisfied with the terms and conditions given by the seller in his quotation। अपनी कोटेशन में जो भी सेलर ने बोला है मैं इतना इतने प्राइस पे इतना इतना सामान बेचूंगा, अगर वो सेटिस्फाइड है तभी तो बायर ऑर्डर देगा। एन ऑर्डर में बी ओरल भी हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। इट मे बी प्लेस्ड डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट के थ्रू भी प्लेस कर सकते हो, डायरेक्टली भी प्लेस कर सकते हो। लार्ज फर्म्स विच रेगुलरली परचेज गुड्स ऑफ्टन यूज़ फॉर्म्स फॉर प्लेसिंग देयर ऑर्डर्स। वो फॉर्म्स लेके आते हैं और फॉर्म्स में अपने ऑर्डर्स को फिल कर देता है बायर, और फिर उसी के हिसाब से वो उतनी क्वांटिटी खरीद लेता है जितनी उन्होंने फॉर्म्स में लिखी हुई हैं। एन ऑर्डर इज़ ऑल्सो अ डायरेक्शन बाय द बायर टू सेलर टू डिस्पैच गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ऑर्डर में ही लिख देता है कि भाई मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे सामान चाहिए। एन ऑर्डर मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई डिटेल्स रिगार्डिंग ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर ऑफ द ऑर्डर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ऑर्डर नंबर होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस होना चाहिए बायर का। क्वांटिटी एंड क्वालिटी होनी चाहिए जो भी गुड्स रिक्वायर्ड है। प्राइस टू बी पेड, कितना प्राइस वो देने को तैयार है। टाइम मोड एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी, किस टाइम पे किस तरीके से डिलीवरी दी जाएगी, किस जगह पे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, डिस्काउंट, पैकिंग एट्सेट्रा। टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कि कर्जे पे सामान लेना है, उधार पे लेना है या डिस्काउंट पे लेना है, या किस तरीके से पैकिंग होगी। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं वो दी गई होंगी। तो ऑर्डर में ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। एन ऑर्डर इज़ जनरली प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट। ऑर्डर भी 3 जो कॉपीज़ में बनता है। 1 कॉपी इज सेंड टू सेलर, एक कॉपी सेलर को दे दी जाती है। 2nd कॉपी इज सेंड टू द गोडाउन, 2nd कॉपी गोडाउन को दे दी जाती है। एंड 3rd कॉपी इज केप्ट इन रिकॉर्ड, जो बायर है वो अपने रिकॉर्ड में रखता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इसमें एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मतलब ये एक्नॉलेजमेंट करोगे तभी तो पता लगेगा ना आगे का प्रोसेस चला है कि नहीं। ऑन रिसीविंग द ऑर्डर द सप्लायर सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट। एक बार ऑर्डर रिसीव कर लेता है तो जो सेलर है, प्रोड्यूसर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, वो एक्नॉलेजमेंट जो है सेंड करता है। सप्लायर एक्नॉलेजमेंट कर लेता है कि हाँ भाई हमने आपका ऑर्डर रिसीव कर लिया है, ठीक है।
Acknowledgement is sent in the form of sent to inform the buyer about the receipt and acceptance of the order. तो अगर एक्नॉलेजमेंट बायर को मिलती है, इसका मतलब ये कि प्रोड्यूसर ये बता रहा है या फिर सेलर ये बता रहा है कि हमने आपका ऑर्डर रिसीव कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया आपका ऑर्डर। एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिली तो भाई ऑर्डर ही रिसीव नहीं हुआ। द ऑर्डर इज स्टैम्प्ड with the date of receipt, given a serial number and recorded in the order received book for future reference. Future reference के लिए वो ऑर्डर की जो भी कॉपी होती है उसको रख लेते हैं उसका सीरियल नंबर रिकॉर्ड कर लेते हैं और ऑर्डर रिसीव्ड बुक में उसका फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट डाउन कर लेते हैं। वैसे ये सारा का सारा काम आजकल कंप्यूटर पे हो जाता है। इन केस द बायर वांट्स टू परचेज गुड्स on credit, the seller inquires about the financial standing or credit worthiness of buyer. अगर बायर को ये चीज़ सारी की सारी कर्जे में चाहिए तो कर्जा हर एक को तो नहीं ना दिया जा सकता। वो ये देखेगा कि क्रेडिट वर्दीनेस या फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है बायर की, ताकि वो फ्यूचर में कर्जा चुका भी पाए। ठीक है। फॉर दिस पर्पज ट्रेड रेफरेंस और बैंक रेफरेंस गिवन बाय द बायर एंड अदर कंसर्न्ड एजेंसीज में बी कॉन्टैक्टेड। बेसिकली जो सेलर है वो कहेगा ठीक है अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दो या फिर अपना ट्रेड रेफरेंस दे दो या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कुछ तो मुझे गारंटी भी चाहिए होगी ना, क्योंकि सामान मैंने दे दिया और बाद में आपने पैसे दिए नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। द सप्लायर केयरफुली स्क्रूटनाइजेज द कंटेंट्स ऑफ ऑर्डर। वो देखेगा कि ऑर्डर के क्या क्या कंटेंट्स थे। ही मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर द कलेक्शन ऑफ गुड्स। वो गुड्स को कलेक्ट करेगा या खुद बनाएगा, जो भी चीज़ होगी। गुड्स में बी कलेक्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री, गोडाउन और द मार्केट। गुड्स को कलेक्ट करेगा फैक्ट्री से, गोडाउन से या मार्केट से। कलेक्टेड गुड्स आर केयरफुली चेक्ड एंड टैलीड विद द ऑर्डर। जो भी उसने गुड्स कलेक्ट किए हैं वो टैली करेगा कि भाई जो जो ऑर्डर में थे वही गुड्स हो गए मेरे पास इकट्ठे कि नहीं। Then the goods are properly packed, labeled and marked as per the buyer's instruction. तो बायर की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उनकी पैकिंग एंड लेबलिंग हो जाएगी। They are dispatched by road or railway transport depending upon the nature of goods, distance to be covered, cost of transportation, instructions of the buyers etc. अगर उनको जल्दी चाहिए तो बाय एयर भी भेज सकते हैं, और अगर आसपास जाना है तो वाया क्या कहते हैं ट्रक भी भेज सकते हैं, या वाया कोई छोटी मोटी जो व्हीकल है उसके थ्रू भी भेज सकते हैं। अगर वो ज़्यादा कॉस्ट खर्चने को तैयार है बायर, तो मतलब ज़्यादा पैसा खर्चने को तैयार है और दूर से सामान आना है तो भाई एयर भी आ जाएगा। ठीक है। बिफोर एक्चुअली डिस्पैचिंग द गुड्स द सप्लायर शुड इंश्योर दैट द गुड्स आर प्रॉपरली प्लेस्ड ऑन द कैरियर एंड दैट दे आर प्रॉपरली इंश्योर्ड। इंश्योरेंस उसकी होनी चाहिए ताकि अगर कल को कोई डैमेज या थेफ्ट हो गई तो कोई मतलब नुकसान ना हो सेलर को। समझ की बात, क्योंकि बायर के पास तो सामान पहुंचेगा नहीं तो वो पैसे क्यों देगा। तो ये चीज़ें सेलर्स को इंश्योर करनी चाहिए कि भाई इंश्योरेंस लियो और प्रॉपर कैरियर में जो जगह हो उसकी, ताकि अगर कल को कोई चोरी या सामान का नुकसान हो गया तो सेलर को नुकसान ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एडवाइस और डिस्पैच नोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे काम होने के बाद आफ्टर द डिस्पैच ऑफ गुड्स the seller sends an advice note informing the buyer about the dispatch of goods and requesting him to take delivery of goods. तो उसके बाद डिस्पैच नोट या एडवाइस नोट दिया जाता है जिसमें सेलर बताता है कि भाई मैंने तो आपका सामान भेज दिया है और आप उसको फलां जगह से डिलीवरी ले लो या फिर आपके घर ही पहुंच जाएगी, इस टाइप की। इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आर सेंट अलॉन्ग विद द एडवाइस नोट। एडवाइस नोट के साथ इनवॉइस मतलब बिल भेजा जाता है और जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल हैं वो भेजा जाता है कि ये इसके नाम पे जो बायर है। एडवाइस नोट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। जो एडवाइस नोट है या फिर इसको डिस्पैच नोट है उससे क्या क्या पर्पस सॉल्व होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इट एनेबल्स द बायर टू टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आपके घर पे सामान आ रहा है अमेज़ॉन से, अगर आपके नाम पे ही नहीं है तो वो आके बोलेगा कि आके किसका सामान है। समझ की बात। इट एनेबल्स द कस्टमर टू आइडेंटिफाई गुड्स। कस्टमर्स को भी आसानी होती है कि जो भी उन्होंने गुड्स ऑर्डर किए हैं उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो इट इन्फॉर्म्स द बायर्स अबाउट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ गुड्स एट हिज प्लेस, कि उसके घर पे कब तक सामान आ जाएगा, वो भी सारा का सारा जो है एडवाइस नोट में बताया गया होता है। व्हेन द सेलर डिस्पैचेज द गुड्स बाय हिज ओन व्हीकल अ डिलीवरी नोट इज सेंट। अगर सेलर अपने खुद के व्हीकल से सामान डिलीवर करवा रहा है तो एक डिलीवरी नोट होगा उसके अंदर। द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल हैंड्स ओवर द गुड्स टू द बायर आफ्टर द
बायर साइंस द डिलीवरी नोट, और डिलीवरी नोट पे साइन करेगा तो ही वो उसको हैंड ओवर करेगा। अगर डिलीवरी नोट पे साइन कर लिया इसका मतलब ये है कि उसने गुड्स रिसीव कर लिए बायर ने। द डिटेल्स ऑफ द गुड्स आर गिवन इन द डिलीवरी नोट टू एनेबल द बायर टू चेक द गुड्स बिफोर साइनिंग द डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट को साइन करने से पहले जो बायर है वो देख लेगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसने मंगवाई थी और कौन कौन सी चीज़ें उसको डिलीवर हो रही हैं, तभी वो साइन करेगा ना। डिलीवरी नोट कंटेन्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर एंड नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द गुड्स डिस्पैच्ड। तो जो भी गुड्स डिस्पैच हुए उसके बारे में पूरी डिटेल होगी डिलीवरी नोट में। एडवाइस नोट informs the buyers that the goods ordered by him have been dispatched। तो एडवाइस नोट ये बताता है कि जो भी उसने गुड्स जो बाय करने थे वो डिस्पैच हो चुके हैं। इट शुड कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स, इसके अंदर फॉलोइंग डिटेल्स होनी चाहिए एडवाइस नोट में। डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेंट, कि भाई डिस्क्राइब क्या गुड था और कितनी क्वांटिटी है। डेट ऑफ डिस्पैच एंड मोड ऑफ डिस्पैच, किस तरीके से डिस्पैच किया गया। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओनरशिप एंड इनवॉइस आर रफ एस्टिमेट ऑल्सो बी सेंट अलॉन्ग विद द एडवाइस नोट। एडवाइस नोट के साथ डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप या इनवॉइस एंड रफ एस्टिमेट, ये सारी चीज़ें भेजनी चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंड नेक्स्ट आ जाता है डिलीवरी नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट सेंट बाय द सेलर टू द बायर अलॉन्ग विद द गुड्स। गुड्स के साथ एक और जो है डॉक्यूमेंट भेजता है ताकि जैसे ही उसको बायर को वो गुड्स मिलेंगे वो साइन कर देगा कि मैंने डिलीवरी ले ली है। इट कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द बायर्स ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सेंट। उसके डिलीवरी नोट के अंदर सब कुछ होता है कि ऑर्डर नंबर क्या था, क्वांटिटी कितनी थी और डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी होती है। द बायर साइंस द डिलीवरी नोट एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीट ऑफ गुड्स। तो बायर एक्नॉलेज करता है कि हाँ हाँ मैंने रिसीव कर लिए हैं, तो साइन करके वो जो डिलीवरी करने आया होता बंदा उसको दे देता है। डिलीवरी नोट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एंड साइंड बाय द कैरियर टू प्रूव दैट द पार्सल हैज़ बिन रिसीव्ड फॉर डिस्पैच टू द बायर। तो ये एक मतलब सबूत होता है एक टाइप का कि भाई हमने तो सामान तुम्हें दे दिया था, ये देख लो तुम्हारे साइन, ताकि वो बाद में मुकरे ना बायर। इट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द पार्सल or it can be sent under the separate cover through the post. Its purpose is to enable the consignee to check the goods on arrival. Arrival पे वो चेक कर सके कि जो उसने ऑर्डर किया था वही है कि नहीं है। Sometimes the carrier has a delivery book which the consignee is required to sign as a proof of delivery of goods। तो वही कभी कभी डिलीवरी नोट की जगह डिलीवरी बुक होती है, उसमें साइन करवा लेता है कि हमने ये चीज़ें रिसीव कर ली हैं। When the buyer receives the goods, the carrier will ask him to sign so as to prove that the goods have been safely delivered to him। तो वो एक टाइप का सबूत होता है कि भाई हमने जो है सामान इनको दे दिया। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इनवॉइस। इनवॉइस मीन्स अ बिल ऑफ charges or a document sent by the seller to the buyer when goods are supplied। तो जैसे गुड्स सप्लाई हो जाती हैं तो उसको इनवॉइस पे मिल जाता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट डिस्पैच बाय द सेलर टू द बायर। बायर को जो है इनवॉइस दिया जाता है कि आपने ये सामान खरीदा, इतना इतना प्राइस था, इतना इतना टैक्स था, सारी डिटेल उसके बारे में। इट शोज़ द गुड्स डिस्पैच, देयर नेचर, क्वांटिटी, प्राइस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, टर्म्स ऑफ पेमेंट्स एंड अमाउंट पेएबल बाय द बायर टू द सेलर, कि कितना उन्होंने देना है। अगर कर्जे पे सामान लिया हुआ है, कर्जे पे नहीं लिया हुआ तो जो जो पैसे दे दिए हुए हैं उसकी पूरी डिटेल और कितनी क्वांटिटी, क्या क्या सामान है, वो सारे का सारा। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट। इसकी भी 3 कॉपियाँ बनती हैं। 1 कॉपी इज सेंट टू द बायर, एक कॉपी बायर को चली जाती है, ठीक है। द सेकेंड कॉपी इज सेंट टू अकाउंट सेक्शन, अकाउंट सेक्शन में दूसरी कॉपी, एंड द थर्ड कॉपी इज केप्ट फॉर ऑफिस रिकॉर्ड। तो एक कॉपी ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। एंड इनवॉइस जनरली कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल्स। इनवॉइस में क्या होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर, नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर, रेफरेंस, ऑर्डर नंबर वगैरह होता है रेफरेंस के लिए, सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ द इनवॉइस होती है, क्वांटिटी होती है कि कितनी गुड्स की क्वांटिटी ली है, टर्म्स ऑफ पेमेंट्स होते हैं, टर्म ट्रेड डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट मिला है वो भी उसके ऊपर होता है कि इतना % डिस्काउंट हो गया। प्राइस पर यूनिट एंड टोटल अमाउंट ड्यू, प्राइस पर यूनिट कितना चार्ज किया गया और कितना अमाउंट ड्यू है जो कि देना है अगर सामान कर्जे में लिया गया है तो। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डेट ऑफ डिस्पैच क्या है, ई एंड ओ ई, दैट इज़ एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड, वो भी दिए होते हैं। और सिग्नेचर ऑफ द सेलर, वो अपने सिग्नेचर एंड स्टैम्प मार के दे देता है, ठीक है। द इनवॉइस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन ट्रेड। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। इनवॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके फॉलोइंग फंक्शंस हैं। It performs the buyer, it informs, मैं performs बोल गया, it informs the buyers about the dispatch of goods
एंड द टोटल अमाउंट पेबल बाय हिम। तो इनवॉइस मतलब बिल में तो सब कुछ ही होता है। बिल में होता है कि भाई इतने गुड्स उसने भेजे हैं, इतनी क्वांटिटी में भेजे हैं, इतना प्राइस उसने चार्ज किया। इट हेल्प्स द बायर टू असर्टनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस। बायर को पता लगता है कि भाई कितना कॉस्ट हुई उसको, कितने गुड्स खरीदे उसने, और पूरा का पूरा उसका पता लग जाता है कि उसका कितना खर्चा हुआ। इट एनेबल्स द बायर टू लोकेट एनी एरर और डिस्क्रिपेंसी इन हिज ऑर्डर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। इससे ये पता लगता है कि जो बायर है उसने जो ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से उसको सामान मिला है कि नहीं मिला। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो बोल सकता है कि भाई मैंने तो कहा था इतना सामान मुझे इस रेट पे चाहिए, तुमने मुझे इस रेट पे दे दिया। इट सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बायर एज वेल एज सेलर। तो जो बायर्स और सेलर्स हैं वो बिल संभाल के रख लेते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट कर लेते हैं। ये एक टाइप का रिकॉर्ड रहता है उनका। इट हेल्प्स द सेलर टू नो द अमाउंट टू बी कलेक्टेड बाय द फ्रॉम द बायर। तो सेलर के पास ये सबूत रहता है कि इतना पैसा उसने लेना है या ले लिया बायर से। नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्मा इनवॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट प्रायर टू द एक्चुअल सेल in anticipation to inform the prospective buyer about the amount he would be required to pay in case he purchases the specified goods। कभी कभी परफॉर्मा इनवॉइस भेजा जाता है, अभी एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई मगर प्रोस्पेक्टिव बायर को परफॉर्मा इनवॉइस भेजा जाता है कि ऐसा हमारा बिल होगा और इतनी क्वांटिटी आपको इतने पैसे में मिलेगी। इनफैक्ट इट इज़ अ कोटेशन सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस की फॉर्म में ही कोटेशन दी जाती है, तो कभी कभी इसको कोटेशन भी कह देते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। द परफॉर्मा इनवॉइस कंटेन्स बाय एंड लार्ज द सेम इंफॉर्मेशन एज एन इनवॉइस। जो भी इनवॉइस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसमें मिल जाती है। इट मे बी यूज्ड इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। बेसिकली सेल और रिटर्न बेसिस पे भी जो गुड्स है उसमें भी सेंड किया जा सकता है इसको। इट इज़ ऑल्सो सेंट व्हेन सेलर वांट्स पेमेंट बिफोर डिस्पैच ऑफ गुड्स। जब सेलर को गुड्स को डिस्पैच करने से पहले पेमेंट चाहिए तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ये परफॉर्मा इनवॉइस है और इस हिसाब से हमें पैसे दे दो। परफॉर्मा इनवॉइस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू गिव द कंसाइनी एन आइडिया एज to the price at which he should sell the goods। तो ये भी आ जाता है जो बेसिकली बायर को पता लग जाता है कि इतने इतने सामान में इसने जो है इतने सामान को इतने प्राइस पे खरीद सकता है। इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, परफॉर्मा इनवॉइस में बी सेंट टू एनेबल द फॉरेन कस्टमर टू कैलकुलेट द कस्टम ड्यूटी पेएबल ऑन द गुड्स। तो अगर हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो कस्टमर को पहले पता लग जाता है कि इतनी कस्टम ड्यूटी लगनी है, ताकि वो पहले से प्रिपेयर्ड हो। दस द परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब भेजा जाता है? व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल, कि भाई ये गुड्स इतने इतने प्राइस में चाहिए कि नहीं चाहिए, अप्रूव करो। व्हेन द गुड्स आर सेंट टू द कंसाइनी फॉर सेल। तीसरा आ जाता है व्हेन द सप्लायर रिसीव्स पेमेंट्स इन एडवांस, दैट इज बिफोर डिस्पैच ऑफ गुड्स टू द बायर। अगर उन्हें पहले ही पैसे चाहिए कि भाई अभी डिस्पैच, हम पैसे लिए बगैर डिस्पैच नहीं करेंगे आपका माल। व्हेन द गुड्स आर टू बी सेंट अब्रॉड, अगर फॉरेन में कहीं भेजने हैं, वो तो डोमेस्टिक ट्रेड में आता ही नहीं है। अब परफॉर्मा इनवॉइस इज सबमिटेड ताकि कस्टम अथॉरिटीज़ को फैसिलिटेशन हो जाए कि और उसको भी पता लग जाए बायर को भी कि मुझे इतनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी इतनी क्वांटिटी के हिसाब से। फिर आ जाता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। When the goods arrive at the destination, the buyer takes a delivery note, takes delivery and possession। जो buyer है वो delivery ले लेता है और possession ले लेता है। In case goods do not conform to order, he sends a complaint note to the seller along with the concerned goods। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है और जो उसने ऑर्डर दिया था वो नहीं आया, तो गुड्स के साथ साथ एक कंप्लेंट नोट भी भेजता है बायर। इफ़ द गुड्स आर नॉट इन कन्फर्मिटी विद द ऑर्डर, द बायर अरेंजेस फॉर देयर स्टोरेज। जो बायर है वो अरेंज करता है कि इस चीज़ को कैसे स्टोर किया जाएगा और इस चीज़ को कैसे सेंड किया जाएगा। फिर आ जाता है पेमेंट्स। द बायर में रेमिट the price of goods in cash or by money order, check, draft, etc. He may also draw promissory note or accept bills of exchange and honor the same on due date। बेसिकली ड्यू डेट पे भी भेज सकता है, सेम डेट पे भी भेज सकता है, एडवांस में भी दे सकता है। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब क्रेडिट पे दिए जाते हैं गुड्स, द सेलर सेंड्स अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द बायर, कि भाई पैसे वापस कर दो,
दे दो वापस कर दो, मतलब जो भी हमने गुड्स दिए हैं टाइम टू टाइम उसको स्टेटमेंट भेजता रहता है। इट इज़ प्रैक्टिकली अ कॉपी ऑफ डेटर्स अकाउंट इन द सेलर्स लेजर। तो सेलर्स के लेजर के अंदर जो डेटर के जो अकाउंट है उसकी कॉपी भेजता रहता है कि अब इतने पैसे रह गए, इतने पैसे रह गए आपके। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ड्यू इन द बिगिनिंग, इंटरेस्ट चार्ज्ड एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो बेसिकली ये दिखाता है, ये जो स्टेटमेंट है ये दिखाती है कि भाई तुमने शुरू में कितने पैसे दिए थे, विद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पैसे देने हैं, अब कितना बकाया रह गया है। पेमेंट्स कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो सकती है, या डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट्स भी हो सकती है। किसी भी तरीके से दे सकते हैं, एडवांस में भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्व्स एज अ रिमाइंडर टू द बायर फॉर अर्ली पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ये दिखाता है कि भाई आप का जो आउटस्टैंडिंग है वो इतना रह गया है और आप अर्ली पेमेंट्स कर देते तो अच्छा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा तरीका था जिससे कि डोमेस्टिक ट्रेड किया जाता है और करना चाहिए विद इन द कंट्री। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके आऊँगा डेबिट नोट क्या होता है। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।